इंडिया में स्कूल खोलना एक बिजनेस है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस, और तुम पेरेंट्स उसके सबसे बड़े कस्टमर्स हो, बस तुम्हें बताया नहीं गया। तो इंडिया में कोई भी प्राइवेट स्कूल एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी की तरह ही चल सकता है। या तो वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर होगा, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर होगा। मतलब लॉ ये कहता है कि स्कूल्स जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और इसके बदले में गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडाइज लैंड, टैक्स एग्जम्पशन एंड लोअर स्टैम्प ड्यूटीज। कई स्टेट्स में तो जमीनें मार्केट प्राइस से 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं, जस्ट बिकॉज आप एक स्कूल ओपन कर रहे हो। मतलब सब कुछ लीगल, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड, बट असली स्कैम तो यहाँ से शुरू होता है। अब इंडिया में एक स्कूल खोलने के लिए क्या चाहिए? सीबीएसई एफिलिएशन, जिसके लिए मिनिमम लैंड का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। दूसरा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा से लेना पड़ता है। तीसरा है मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लाइब्रेरी, लैब्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड एक्सेट्रा। चौथा है फी रेगुलेशन, जो कि हर एक स्टेट में एक फी रेगुलेटरी कमेटी होती है, वो डिफाइन करती है। और पांचवा है आरटीई एक्ट 2009 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व कर। अब ये सब पेपर पे बहुत सॉलिड लगता है, बट असलियत क्या है मैं बताता हूँ। अब स्कूल्स को जो सब्सिडाइज जमीनें मिलती हैं, उसमें से आधे लैंड को वो रेंट आउट कर देते हैं। कोचिंग सेंटर्स को उनको एज एन इवेंट हॉल यूज करते हैं, यानी कि स्कूल की प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज, और गवर्नमेंट को इसका पता भी नहीं चलता। दूसरी चीज, ये स्कूल्स क्या करते हैं, इन स्कूल्स के जो प्रमोटर होते हैं वो अपने ही रिलेटिव्स को डिफरेंट पोजीशंस पे हायर करते हैं और उनको इन्फ्लेटेड सैलरीज ऑफर करते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा पैसा उनकी फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीसरी चीज, स्कूल में जिन बुक से पढ़ाया जा रहा है और जो स्कूल यूनिफॉर्म सप्लाई कराई जा रही है, वो भी स्कूल के प्रमोटर या फिर उसके रिलेटिव की किसी कंपनी के थ्रू ही कराई जाती है। और बसेस भी उन्हीं कंपनी से लीज पे ली जाती है जिसमें प्रमोटर या फिर उनके रिलेटिव्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं। देखने के लिए एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं, और सब कुछ उनके वेंडर्स के थ्रू निकल गया। आरटीई एक्ट की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है मैं बताता हूँ। लॉ ये कहता है स्कूल्स को 25% सीट्स जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी। अब इसमें होता क्या है, स्कूल्स इन सीट्स को कभी फिल ही नहीं करते, और अगर फिल भी करते हैं तो उन स्टूडेंट्स की फीस गवर्नमेंट से रिम्बर्स कराने के बावजूद उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से फीस मांगते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान जैसे कई स्टेट्स में फी रेगुलेटरी बॉडीज, यहाँ पे हियरिंग्स चलती रहती हैं और डिसीजंस कभी नहीं आते, क्योंकि इन कमिटीज के मेंबर कई बार उन्हीं स्कूल की ट्रस्ट से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, अगर सीबीएसई एफिलिएशन हर साल रिन्यू होता है तो इन स्कूल्स के फिजिकल ऑडिट हर साल क्यों नहीं होते हैं? सिर्फ पेपर देख के इनका ऑडिट क्यों कर दिया जाता है? और स्टेट गवर्नमेंट्स जो ये जमीनें सस्ते दामों पे देती हैं, क्या वो ये ट्रैक करती हैं कि ये जमीनें सिर्फ स्कूल के लिए यूज हो रही हैं? अब एक सच बात जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, इंडिया में एक प्राइवेट स्कूल खोल लेना एक पॉलिटिशियन के लिए रियल एस्टेट बिजनेस खोल लेने से ज्यादा प्रॉफिटेबल है और उससे ज्यादा सेफ भी है, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, कोई जेल नहीं जाता, और नाम भी एजुकेशन के दान का रहता है। ये एलिगेशंस नहीं है, ये एक पैटर्न है जो कि कोर्ट केसेस और सीएजी की रिपोर्ट्स में ऑलरेडी